नमस्कार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के यूट्यूब चैनल में मैं निमिषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में एक डर पैदा हो जाता है। आज लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है। घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कैंसर होता है तो पूरा परिवार हिल जाता है। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर मधु प्रस्तोगी सर, जिनके साथ हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और वो कैंसर से जुड़ी बीमारियों के कैंसर के बारे में और उससे जुड़ी भ्रांतियों पे प्रकाश डालेंगे। तो सर बहुत बहुत नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि सर हमने कहा ना, आज विश्व कैंसर दिवस है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि कैंसर एक आम वर्ड हो गया, एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर कि कैंसर क्या होता है, किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि आपको कैंसर हो गया है। नमस्कार व्यूवर्स, नमस्कार निमिषा जी। नमस्ते। बिल्कुल आपने सही कहा। आज से पहले कैंसर इतना कॉमन नहीं था। अब तो ये हर 2-3 घर छोड़ के कोई ना कोई पेशेंट आपको कैंसर का मिल जाता है। कैंसर बेसिकली अगर हम समझाएं तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में हर चीज़ निर्धारित है। हमारे कान का साइज़, हमारे नाक का साइज़, हमारी उंगली का साइज़ सब निर्धारित है। लेकिन अगर कोई अनवांटेड अनावश्यक चीज़ हमारे शरीर में डेवलप होती है जो कि बगैर किसी नीड के डिवाइड होके बड़ी होती जाती है और आसपास के हिस्से को खाने लगती है, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर किसी के स्तन में, ब्रेस्ट में कोई गांठ आती है और वो बड़ी होती जा रही है तो वो कैंसर हो सकती है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि शरीर में गांठ, तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी और जो हमारे श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या हर गांठ कैंसर हो सकती है। नहीं, देखिए हर गांठ कैंसर नहीं होती, ये उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। देखिए शरीर में कई बार मस्से पड़े होते हैं, गांठें पड़ी होती हैं जो बताता है पेशेंट 20-20 साल से है, तो वो गांठ नहीं है, वो बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ जो बहुत तेजी गति से बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी उसका साइज बढ़ रहा है, वो कैंसर है। इसको आप कैंसर मान सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि हम सर आरएमएल की अगर बात करें तो हमारे वहाँ कैंसर का पूरा फुल फ्लेश डिपार्टमेंट है, तो किस तरीके के कैंसर ट्रीट होते हैं और क्या क्या विधियाँ हैं जो थेरेपीज हैं, उस तरीके से हम कैसे इलाज करते हैं। देखिए कैंसर बेसिकली 3 तरीके से ट्रीट किए जाते हैं मुख्यतः। एक होता है सर्जरी, एक होता है कीमोथेरेपी और तीसरा होता है रेडियोथेरेपी। देखिए कोई भी प्रकार का कैंसर किसी एक विधि से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है, यह हर एक को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहेंगे। जैसे किसी को स्तन का कैंसर हो गया, तो स्तन के कैंसर में अमूमन हमें हर पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, उसके बाद उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी की रिपोर्ट के आधार पे या शुरुआत की रिपोर्ट के आधार पर हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम उसे रेडियोथेरेपी देंगे या नहीं देंगे, और उसके जो ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हम हार्मोनल थेरेपी भी डिसाइड करते हैं। तो कहने का देखिए मतलब बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है कि कैंसर का इलाज एक विधि से संपूर्ण तरह कर पाना असंभव होता है। मुख्यतः उनमें 2 या 3 तरीके की विधियों का यूज़ करना होता है अगर हमको प्रॉपर रिजल्ट्स चाहिए। हमारे जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आरएमएल में, देखिए हमारा आरएमएल बहुत ही सौभाग्यशाली है इन सब विषय में, क्योंकि हमारे आरएमएल में शुरुआत से ही इसके तीनों डिपार्टमेंट रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी है, हमारे यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में तो हमारे यहाँ 3-3 लीनियर एक्सलेटर लगे हैं शुरू से, जिसका कि मैं प्रमुख हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा संस्थान, ऐसा विभाग था जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 3 लीनियर एक्सलेटर आज से 10 सालों से लगे हुए हैं। ओके सर, तो आप रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो मैं चाहूँगी कि रेडियोथेरेपी विधि से जो कैंसर का इलाज किया जाता है सर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक आम पब्लिक को सर्जरी क्या होती है इसके विषय में पता है, उन्हें इवन कीमोथेरेपी के बारे में पता है, क्योंकि जिसको भी लगती है सब लोग बता देते हैं कि इससे बाल झड़ जाते हैं। रेडिएशन के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा शहरों में रेडियोथेरेपी की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी। रेडियोथेरेपी में हम लोग बेसिकली मशीनों का यूज़ करते हैं जिससे अदृश्य किरणें, जिन्हें गामा रेज बोलते हैं, वो निकलती हैं।
ये गामा रेज जब हमारे शरीर से टकराती हैं तो हमारे शरीर में ये प्रवेश करने के बाद ये जाके एक मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसे डीएनए बोलते हैं, डीएनए जी। पे एक्ट करती है। और ये जो है, जो कैंसर की सेल्स जो कि लगातार डिवाइड होके बढ़ती चली जा रही हैं, उनका डिवीजन रोक देती हैं। ओके। और वो उसकी अपनी एक उम्र होती है, एक एज के बाद वो सेल नष्ट हो जाती है और वो फर्दर नई सेल नहीं बनाने पाती। तो रेडियोथेरेपी की मशीनें जो हैं, रेडियो में गामा रेज निकलती हैं, वो जो है कैंसर की सेल्स को नष्ट करता है। लेकिन चूंकि कैंसर सेल्स, जब भी हम इसको रेडियोथेरेपी देते हैं तो शरीर के बाहर से देते हैं, हम कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करते। तो अदृश्य किरणें जब शरीर से टकराती हैं तो हम कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके आसपास के हिस्से को भी रेडियोथेरेपी थोड़ी लगती है, जिसकी वजह से थोड़ा साइड इफेक्ट्स आते हैं। हाँ, जिसे लोग कहते हैं सिकाई कराने जा रहे हाँ, हैं, तो सिकाई। सिकाई इज जनरल टर्म जो लोग यूज करते हैं। हाँ, उसमें ये ज़्यादातर। कॉमन वर्ड है सिकाई कराना, जी। मगर इसे हम लोग बेसिकली रेडिएशन देते हैं। ओके, एक टर्म है सर प्रिसाइज रेडिएशन, तो वो क्या होता है सर? देखिए, रेडियोथेरेपी की जो मशीनें आती हैं आज की तारीख में, पहले कोबाल्ट मशीन आती थी, जी। उसके बाद धीरे धीरे करके लीनियर एक्सीलरेटर आया। और लीनियर एक्सीलरेटर आ जाने के बाद हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुई। हम लोगों ने क्या किया कि लीनियर एक्सीलरेटर में ही हमने सीटी स्कैन लगा दिए, एमआरआई लगा दिए। अब आजकल पेट को भी सीटी स्कैन में लीनियर एक्सीलरेटर में लगाते हैं। उसके बाद प्रोटॉन थेरेपीज भी आ गई। जी। तो पहले एक जनरलाइज रेडियोथेरेपी होती थी, जिसमें कि एक बड़े से एरिया में हम लोग रेडियोथेरेपी दे देते थे। उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते थे। मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दूरबीन विधि ज़्यादा ऑपरेशन अगर आप कराते हैं, जी। तो दूरबीन विधि से ऑपरेशन से पेशेंट की रिकवरी बहुत क्विक होती है। यस। ओके, क्योंकि उसमें छोटे से छेद से वो टारगेट ओरिएंटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर हम जितना एरिया में ट्यूमर है, मान लीजिए अगर उतने एरिया में ही हम पिन पॉइंट करके हम रेडियोथेरेपी दें, तो मानी हुई बात है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम आएंगे और इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, पेशेंट की रिकवरी बहुत क्विक होगी। ओके। तो जो ये सटीक रेडियोथेरेपी होती है, इसी को हम प्रिसिशन रेडियोथेरेपी कहते हैं। और प्रिसिशन रेडियोथेरेपी करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे IMRT, IGRT, इसी तरह एक SRS और SRT आता है, जिसको कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी या स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। तो ये प्रिसिशन रेडियोथेरेपी एक तरीके की सटीक रेडियोथेरेपी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट जो हैं एलिजिबल होते हैं कि उनको प्रिसिशन रेडियोथेरेपी दी जाए। क्योंकि इसमें देखिए बड़े एडवांस ट्यूमर में मुश्किल है, क्योंकि अब ट्यूमर बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ। तो जो कुछ एक होते हैं जिनका ट्यूमर छोटा है और किसी भी वाइटल एरिया से दूर है, वहाँ पे हम ये प्रिसिशन रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, ना कि सब में। इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर में ज़्यादातर प्रिसिशन रेडियोथेरेपी यूज़ कर। तो एक टर्म और जो हम जैसे मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पेशेंट से, ब्रैकीथेरेपी आता है सर। तो ब्रैकीथेरेपी के बारे में सर थोड़ा सा बताइए क्या। देखिए, नॉर्मली रेडियोथेरेपी जो हम लोग करते हैं, हम लोग टेलीथेरेपी मशीन से करते हैं, जिसमें कि अदृश्य किरणें निकलती हैं और पेशेंट को टकराती हैं। तो उसमें पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके आसपास के हिस्से में भी रेडियोथेरेपी होती है। लेकिन अगर एक इन्वेजिव प्रोसीजर भी ब्रैकीथेरेपी एक आता है रेडियोथेरेपी में, जिसको कि हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी बच्चेदानी के कैंसर होते हैं, जिन्हें हम कैंसर सर्विक्स कहते हैं, कैंसर सर्विक्स में क्या होता है कि एक बच्चेदानी के मुख पे उसके कैंसर हो गया है, तो हम जब बाहर से रेडियोथेरेपी देते हैं तो हम एक लिमिटेड डोज तक दे पाते हैं, क्योंकि उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर हम कुछ एप्लीकेटर अंदर रखते हैं उसके यूटरस के अंदर, और फिर वहाँ से हम उसको पास की रेडियोथेरेपी देते हैं। तो उस पास की रेडियोथेरेपी को हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बस वो हिस्सा ट्यूमर तक ही लगता है और दूर तक नहीं जाता, तो साइड इफ़ेक्ट्स और नहीं आने पाते हैं। तो ब्रैकीथेरेपी की सुविधा भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जी बिल्कुल। ओके, और एक नया टर्म जो इस कैंसर की दुनिया से जुड़ा है, दैट इज़ द ऑर्गन कंजर्वेशन। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑर्गन कंजर्वेशन? एग्जैक्टली, देखिए ऑर्गन कंजर्वेशन का मतलब हिंदी में समझा जाए तो हमने उस ऑर्गन को बचा लिया। हाँ, ठीक है। अब सर्जरी अगर आप करेंगे तो आपको सर्जरी में ऑर्गन को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक आप उसका कोई हिस्सा या कुछ नहीं निकालेंगे, प्रभावित पार्ट है, तो वक्त के साथ साथ देखा गया, जैसे मैंने कहा ना, रेडिएशन एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, अदृश्य किरणों द्वारा इलाज होता है और ये जाके कैंसर की सेल्स को ख़त्म करता है, कैंसर को ख़त्म करता है।
तो हम आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहेंगे कि शरीर में बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ के अगर हम ऑर्गन कंजर्व करते हैं तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक लैरिंग्स होता है जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलने वाले अगर लैरिंग्स में कैंसर हो जाता है तो सबसे आसान ट्रीटमेंट क्या है कि इसको रिमूव कर दो। लेकिन रिमूव करने से क्या हुआ, पेशेंट फिर बोल नहीं पाएगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी से। तो ऐसी सूरत में अगर हमने शुरुआत में रेडियोथेरेपी दे के उस ट्यूमर को ठीक कर दिया तो पेशेंट आराम से बात कर सकता है। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं ब्रेस्ट कैंसर का लूंगा। ब्रेस्ट कैंसर में पहले जो है पूरा की पूरा ब्रेस्ट ऑपरेट करके निकाल दिया जाता था। इससे देखिए कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट और एक पर्सनालिटी प्रॉब्लम हर स्त्री के होता है। अब क्या करते हैं कि उसमें पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में जो गांठ होती है सिर्फ उसको निकालते हैं और उसको रेडियोथेरेपी, उसके बाद उसमें रेडियोथेरेपी दे के जो भी रिस्क होता है उसको कम कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी कॉस्मेटिकली उसका सब कुछ मेंटेन रहता है, उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे रेक्टम और एनल कैनाल का कैंसर होता है। देखिए एनल कैनाल का कैंसर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे अंदर जो मतलब स्टूल पास करने को जो रोकता है वो होता है स्फिंक्टर। हमें फील भी हो रहा है फिर भी हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो स्फिंक्टर आपका बंद रखता है। तो अगर उस जगह का हिस्से का कैंसर होता है तो ऑपरेट करके सबसे पहले उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है। उसको निकालने से क्या होता है कि एक तो आपको पेट में कोलोस्टमी, परमानेंट स्टूल पास करने का एक रास्ता बना दिया जाता है, और अदरवाइज अगर स्फिंक्टर को आपने कर दिया तो कोई कंट्रोल आपका नहीं रहता। ऐसी सूरत में हम जब रेडियोथेरेपी देते हैं तो ट्यूमर नष्ट हो जाता है, स्फिंक्टर मेंटेन रहता है और पेशेंट जो है एक नॉर्मल जिंदगी अपने जी सकता है। अब जैसे बोन ट्यूमर होते हैं कुछ, एक बोन ट्यूमर है जैसे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। पहले ये होता था कि अगर ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हो गया टांग में तो आपको टांग काटनी है, एम्पुटेशन। ठीक है। सोचिए हमेशा के लिए उसकी लाइफ में वो हैंडीकैप हो गया। आज की तारीख में हम लोग उसमें कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी दे के हम कोशिश करते हैं कि उसको कितना छोटा करके हम उसका पार्ट निकालें जिससे कि हमारी बोन जॉइंट से जो बचे रहे। तो इस सारी प्रोसीजर को हम जो है ऑर्गन कंजर्वेशन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो रेक्टम हो गया, यूनरी ब्लैडर हो गया, ब्रेस्ट हो गया, लैरिंग्स हो गया, बोन ट्यूमर हो गया, ये कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की आज की तारीख में ऑर्गन कंजर्वेशन वेल इस्टेब्लिश है। इसमें दोनों में इक्वल रिजल्ट्स आते हैं अगर आप सर्जरी करें या फिर रेडिएशन कंकरेंट रेडिएशन करें। मतलब उसके शरीर को, उस अंग को बचाते हुए भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। और साथ में अगर मान लीजिए रिकरेंस आती है तो फ्यूचर में सर्जरी की जा सकती है। एटलीस्ट उसने उतना दिन तो कंफर्टेबली गुजारा। एग्जैक्टली। तो इस पद्धति से तो एक तरीके से वो मानसिक तौर पे भी थोड़ा सा स्टेबल रहेगा कि भाई, क्योंकि हमारी आंखें उसका शरीर देख रही होती है। तो शारीरिक रूप पे अगर वो हमें फिट एंड फाइन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उसका मानसिक तौर पे बिल्कुल। इसमें हमें पेशेंट को एक ऑप्शन देना होता है कि दोनों तरफ के बेनिफिट एंड लॉसेस बता के पेशेंट क्या चूज करता है। जी पेशेंट क्या चूज करता है इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए जहाँ पे भी आज की तारीख में सर्जरी नहीं हो सकती है, ठीक है, तो कीमोथेरेपी एक लिमिटेड ही काम करती है, तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल आता है। ठीक है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पे बहुत उम्र होती है और लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं, उनके पास इस टाइप के अटेंडेंट नहीं होते, तो दे प्रेफर कि उनका नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर हो गया। ठीक है। अब पहले ये होता था कि रेडियोथेरेपी में आपको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा विजिट करने होते हैं, जैसे 30 बार आपको आना है। साइकिल्स जो बनती जी 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 जी। तो अब हम लोग हाइपोफ्रैक्शनेशन में भी आ चुके हैं कि हमारे फ्रैक्शन साइज कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई कई बीमारियां तो हम 5-5 फ्रैक्शन में ठीक कर देते हैं, इलाज कर सकते हैं। हाँ 5 या देन फॉलो अप विजिट। ठीक है। और प्रिसिशन में जैसे हमारे वहाँ गामा नाइफ आने वाला है न्यूरोसर्जरी विभाग के अंतर्गत, वो भी एक तरीके का आपका प्रिसिशन रेडियोथेरेपी है जिसमें कि हम ब्रेन के ट्यूमर ही नहीं, बहुत सी ऐसी बीमारी जो बिनाइन है, फॉर एग्जांपल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो गया, एवी मेलफॉर्मेशंस हो गए जिसमें कि ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है और बिल्कुल छोटी सी जगह बगैर कोई चीरा टाका लगाए हम बाहर से ही पिन पॉइंट रेडियोथेरेपी देके उनको ठीक कर पाएंगे। जी बिल्कुल तो अच्छी टेक्निक है और अच्छी पद्धति है जिससे हम मरीजों का इलाज करते हैं। ये तो सारी बात हमने टेक्नोलॉजी एंड आपकी इलाज रिलेटेड करी। सर थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो मरीज़ अगर कैंसर का होता है उसकी फैमिली भी बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती है, क्योंकि घर में उसका
पेनफुल होता है चीज़ें, कभी ये कई रातें होते हैं वो सो नहीं पाते हैं, दर्द से कराते हैं। तो इस तरीके का, जैसे अगर कोई कैंसर पेशेंट घर में है तो परिवार को अपना मनोबल कैसे बढ़ा के रखना है और साथ ही साथ पेशेंट का भी मनोबल कैसे बढ़ा के रखना है, तो उसके लिए सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि कैसा फैमिली का माहौल होना चाहिए, किस तरीके से रहे कि सब एक साथ रह करके उस विपदा जो आपदा उनके ऊपर आई है बीमारी के तौर पे उसका सामना कर सकते देखिए, हैं। इस विषय में मैं ये कहूँगा कि राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा अग्रसर है इन सब मामलों में। हमारे जी। वहाँ ऑलरेडी कैंसर सपोर्ट ग्रुप चल रहा है। ग्रुप चल देखिए, रहा है, हम जी। लोग तो पेशेंट का इलाज करते हैं, और जैसे आपने प्रश्न पूछा कि फैमिली मेम्बर, इवन पेशेंट भी अपने इलाज से संबंधित बातें हमसे शेयर करता है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए कैंसर सपोर्ट ग्रुप में हम लोग काउंसलर्स रखते हैं। ओके। ठीक है, हाँ। डाइटिशियंस रखते हैं, काउंसलर्स रखते हैं, जो कि पेशेंट को ये सारे मार्गदर्शन करती है, और बीच बीच में वो सबको बिठा के उनकी काउंसलिंग भी करती है, करती है कि उससे कैसे चर्चा भी करती है कि फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर में किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बाल झड़ जाना सबसे बड़ा एक थ्रेट होता है तो किसी के ये लिए। हाँ तो वो विग कहाँ से मिलेंगे, जी। वो विग आप लगा लीजिए, मतलब अगर आपने एक विग लगा लिया, एक हमारे यहाँ स्टिग्मा सा है कि कि नहीं नहीं नकली विग बाल नहीं, है, हाँ नकली बाल है। लगे मगर उसके ये तो सोचिए कि आप लगा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, कम से कम आपको हर आदमी पूछेगा नहीं कि क्या हुआ क्या हाँ। नहीं। तो ये सारी काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, तो जेनेटिक एक जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उससे पहले भी आप उसकी इलाज के पहले भी उसकी काउंसलिंग करते हैं या इलाज शुरू होने के बाद से उसकी काउंसलिंग नहीं, शुरू हम होती लोग है? जब इलाज कर रहे होते हैं तो उसके बातचीत से, व्यवहार से और से समझ जाते हैं कि हाँ, जी। इनको उससे मिलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई काउंसलर व्यक्ति से। अगर नॉर्मल अपना सब कुछ फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई अटेंडेंट भी अकम्पनी कर रहा है, अब मान लीजिए कोई बार बार अकेला आ रहा है, तो हम पूछते हैं कि भाई, क्योंकि अकेले में इलाज करना संभव नहीं होता, संभव नहीं तो है। वी आस्क कि हाँ भाई, आप क्या प्रॉब्लम है। अगर वो कुछ शेयर करता है तो हम लोग देखते हैं कि मतलब कि इसको सही किया जा सकता है, तो हम डेफिनेटली काउंसलर्स की मदद लेते हैं, और मैं कहूँगा जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो काउंसलर्स की मदद ले। काउंसलर्स की दे मदद, आर ठीक है। ट्रेन पीपल। तो अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की सर, उसमें हमने बीमारी के बारे में जाना, उसको ठीक करने की पद्धति के बारे में जाना, दवाइयों के बारे में जाना कि वो ठीक हो जाते हैं उससे, पर हमारा कैंसर पेशेंट के लिए क्या खान पान किस तरीके का होता है, वो कितना यूज़फुल होते हैं उसकी बीमारी को ठीक करने में, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, बताइए। खान पान तो मतलब 100% इम्पोर्टेंट है, हम्म। क्योंकि शरीर ऑलरेडी वीक हो चुका है, जी। बीमारी से लड़ रहा है, उसके अलावा जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट की वजह से भी उसका जो भूख है वो कम हो गई है। अब ठीक है सर। भूख नहीं होगी तो वो खाना नहीं खाएगा, तो ऐसे में वेट लॉस और ये सब चीज़ें तो होती हैं। होते रहते तो हैं। हमारा आरएमएल इसमें भी इक्विप्ड है पूर्ण रूप से। हम पे पूरा एक डाइटिशियन का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हर पेशेंट को डाइट की एडवाइस की जाती है। हमारे वार्ड में भी हर जगह का डाइट चार्ट टंगा जी। रहता है। जी। इवन डाइटिशियंस डेली राउंड भी विजिट लेके करती हैं और करती हैं, उसको बताती तो हैं। पूरा हमारे वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, न्यूट्रिशन उनका मेंटेन रखना। तो यार, एक क्वेश्चन जो आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए है, तो सुनने में आता है कि जैसे कि तनाव, क्या तनाव स्ट्रेस भी कैंसर का कारण बन सकता है सर? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, तनाव तो हर एक को है, जी। और तनाव की वजह से कैंसर होना ऐसा कोई स्टडी में प्रूफ नहीं हुआ है, जी। क्योंकि तनाव को हम मेजर नहीं कर सकते कि इसको इतना तनाव है, इसको उतना तनाव है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तनाव को कम करने के लिए जो जो मेथड लोग यूज़ करते हैं, कि अल्कोहल ले लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ओके। गुटखा लेते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर आपको कैंसर की तरफ ले जा सकता है। ये बहुत सही बात बोली, और हम कहते भी कैंसर का मुख्य कारण आपका तनाव, वो सॉरी आपका तंबाकू है, जी सेवन जी। है और ये सारी चीज़ें। अल्कोहल, तंबाकू, ये सब तो बिल्कुल वेल प्रूवन फैक्ट हैं कि जो कि ओके। हाँ। कैंसर करते हैं। और एक क्वेश्चन सर, जैसे कि घर में किसी को अगर कैंसर हो गया है तो क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा होता है कि उस घर के और सदस्यों को भी या आने वाली जनरेशन में भी कैंसर होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है सर? देखिए, हर कैंसर परिवार में नहीं फैलता, जिसे जी। कहते हैं कि अनुवांशिक कह लिए, जेनेटिक्स के जेनेटिकल कह दीजिए। मगर कुछ कैंसर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्रेस्ट कैंसर है, ओके। ठीक है, अगर ब्रेस्ट जी। कैंसर आपकी फैमिली में है किसी को, तो मदर है तो उसके बच्चों को, उसकी डॉटर्स को होने के चांस रहते हैं। चांसेस है। तो ऐसे में कुछ हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, हम्म। जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हाँ, कि कितने परसेंटेज चांस है कि अगली जनरेशन में
कि ये ब्रेस्ट होने कैंसर की होगा। संभावना तो अगर है। किसी के फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो उनकी अगली फीमेल मतलब डॉटर्स को या उनकी इवन नानी को रहा है तो चांसेस हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैंसर, लेकिन सारे कैंसर नहीं फैलते। सारे कैंसर नहीं जी। फैलते, ठीक है। तो आज इस विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सर, यू बीइंग स्पेशलिस्ट सर, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से बचें, और बचने का तरीका यही है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड, हेल्दी इन्वायरमेंट, ये 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जितने भी एडिक्शंस हैं उनसे बचें। एक्सरसाइज मस्ट है। देखिए, हर एक को कम से कम हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरे एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करें। तो और इनके लक्षणों को जितनी जल्दी हो सके पहचानें। लक्षण, कोई भी असामान्य घटना अगर आपके शरीर में हो रही हो जो कि हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा है, और हफ्ते 10 दिन में अगर वो सही नहीं हो रही है, तो आप एक कंसल्टेशन ज़रूर करें, एक एक्सपर्ट का कंसल्टेशन करें। ज़रूरी नहीं कि आपको कैंसर है। तो जितनी जल्दी हम कैंसर का पता लगा लेते हैं उतनी जल्दी उसका ठीक होने की संभावना, रेगुलर विजिट में आ जाए चेकअप हाँ, के लिए। उतनी जल्दी उसके ठीक हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अर्ली स्टेज में 100% क्योर पॉसिबल होता है। क्यूरेबल है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और सर मैं आपसे करूँगी कि आप एक रिक्वेस्ट करें हमारी ऑडियंस से कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सर। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, देखिए, लोहिया परिवार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि हम सबको बिठा के इन हाउस हम लोग जो है इस तरीके के इंफॉर्मेटिव टाइप के वीडियोस बना रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद जी, ठीक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मधु प्रस्तोगी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और आज उनसे चर्चा करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैंसर की सही समय पे पहचान और सही इलाज ही उसका बचाव है। तो फिर से मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।